वॉइस आ रहा है मेरा आपको? आ रही है, यस सर। ठीक। अच्छा, म्यूट करें अपने आप को, सब म्यूट करें, म्यूट करें। म्यूट है सर, सर म्यूट है, देखिएगा सर। जो अनम्यूट हो उसको रिमूव कर दें। अच्छा जी, चलें। रिमूव किसी को नहीं करना, ये है आपके हैं, आने दें, तो केमिस्ट्री में करेंगे इनको रिमूव। अच्छा देखिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होगी। ठीक है, देखिए कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया था और मैंने उसके आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस, ठीक है। अच्छा देखिए, कल मैंने कहा था बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था कि इट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन, कि ये इंफॉर्मेशन देता है हमें उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो प्रोसीड होंगे किसके अंदर, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्योंकि याद रखिएगा, अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो आपको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है या जीन एक्सप्रेशन जिसको आप नाम देते, तो आपको इन केमिकल रिएक्शंस से कैसे पता चलता जो लिविंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का ये बताया था, और दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about abnormal reaction। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। देखिए आपकी बॉडी में डिफरेंट एबनॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। नजर नहीं आ रहा, राइटिंग बड़ी करूं? ठीक है, अभी राइटिंग बड़ी करता हूं। अच्छा देखिए, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल रिएक्शन। देखिए, अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो हमें एबनॉर्मल रिएक्शन से कैसे पता चलता है? एबनॉर्मल रिएक्शन से मुराद, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी बॉडी में आप देखते हैं ना कौन सा प्रोसेस होता है, कि माइटोसिस का प्रोसेस हो जाता है, जो किसके अंदर होता है, म्यूटेशन के अंदर होता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन आप जानते हैं ना किसको कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे सडन चेंज इन द जेनेटिकल मटीरियल, के जेनेटिकल मटीरियल के अंदर चेंजेस पैदा हो जाए। जेनेटिकल मटीरियल में चेंजेस पैदा हो, जैसे आप जानते हैं कि डीएनए के ऊपर क्या मौजूद है, आपके बॉडी के तमाम कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, डीएनए के ऊपर आपके बॉडी के तमाम कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन मौजूद है। कोई एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास मौजूद ना हो। उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कौन करता है? एमआरएनए, जिसको बेटा आप नाम देखते हैं किसका? मैसेंजर आरएनए का। फिर मैसेंजर आरएनए
इस इंफॉर्मेशन को लेके कहां जाता है? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम क्या करता है, क्या बनाता है? प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या है? एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? एंजाइम्स प्ले की रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। और तो समझिएगा मेरे इस पॉइंट को, एंजाइम प्ले की रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। कि देखें कि एब्नॉर्मल रिएक्शन से मुराद ये है कि डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या पैदा हो जाए? चेंजेस पैदा हो जाए। अगर उस इंफॉर्मेशन में चेंजेस पैदा हुए तो एमआरएनए क्या लेके जाएगा? रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। जब एमआरएनए रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, सुनिएगा मेरी बात को, कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी, उसमें चेंजेस पैदा हो गए। चेंजेस किसने पैदा की? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, एक्सरेज में, केमिकल्स में। इन्होंने क्या करा? केमिकल्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, इन्होंने क्या काम करा कि डीएनए के ऊपर एक्ट किया। डीएनए के ऊपर जब इन्होंने एक्ट किया तो डीएनए के अंदर की न्यूक्लियोटाइड्स थी, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के अंदर क्या थी? न्यूक्लियोटाइड्स। उन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस वो क्या हो गई? चेंज हो गई। जब इन चीजों ने, केमिकल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज ने डीएनए को अफेक्ट किया तो डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड थे उनकी सीक्वेंस चेंज हो गई। जब उनकी सीक्वेंस चेंज हुई तो उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कौन कर रहा? एमआरएनए, जिसको आप मैसेंजर आरएनए का नाम देते, जो जेनेटिकल मैसेजेस डीएनए से लेके जाता है। अब डीएनए के पास कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब एमआरएनए रॉन्ग मैसेज लेके जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। और जब वो रॉन्ग मैसेज राइबोसोम के पास लेकर के गया तो उसने क्या बनाई? एक एब्नॉर्मल प्रोटीन या रॉन्ग प्रोटीन बनाई। उस एब्नॉर्मल या रॉन्ग प्रोटीन से क्या बनेंगे? रॉन्ग एंजाइम्स बनेंगे। और वो रॉन्ग एंजाइम उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा कि ईच एंजाइम परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन का या हर एक स्पेसिफिक फंक्शन का क्या होता है? आपके पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है और वो स्पेसिफिक एंजाइम उस स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो मैंने आपको बताया कि एंजाइम किससे बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये बन कैसे रहे, ये आ कैसे रहे? तो इस पॉइंट को शायद आप मेरे समझ गए होंगे कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी डिजीज? कैंसर, ट्यूमर, ठीक है, या फिर इसके अलावा अदर कोई डिजीज हैं आपके पास। तो देखिए, अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो हमें इन एबनॉर्मल रिएक्शंस का नहीं पता चलता। अगर इन एबनॉर्मल रिएक्शंस का ना पता पड़ता तो आप एबनॉर्मल डिजीज को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते? हमने इन एबनॉर्मल डिजीज को अंडरस्टैंड किया, और सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं किया, इसके साथ साथ हमने क्या किया? देखिए, इस पॉइंट को कंटिन्यू, ये पॉइंट इसके साथ कंटिन्यू है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डिफरेंट, ये डिफरेंट लिखा है मैंने शॉर्ट में, डिफरेंट मेडिसिन एंड equipments are produced to control the disease, to control the disease। देखिए, मैं बात करूं, मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बात किया था आपके सामने, ट्यूमर इज ब्रेन कैंसर। यस, अच्छा देखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर। कैंसर देखिए बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या फिर इसके अलावा लंग्स के अंदर हो सकता है, या किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। लेकिन जो ट्यूमर है वो ब्रेन ट्यूमर, वो मोस्टली किसके अंदर होगा? ब्रेन के अंदर होगा, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे मैंने कहा
कि अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो आज आपके पास ग्लाइकोमीटर्स ना होता जिसके थ्रू आप डायबिटीज को चेक करते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो आज आपके पास ये कह लें बीपी मॉनिटर, स्टेथोस्कोप, ब्लड सीटी, ये जो आप कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, विटामिन D3 का टेस्ट करवाते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होती है, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ये सारे आप टेस्ट करवाते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुए? ये बायोकेमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुए। और याद रखिएगा जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो उन पैथोलॉजिकल लैब के अंदर कौन उन टेस्ट को करता है? बायोकेमिस्ट होता है। वो यूरिन टेस्ट करता है, वो ब्लड सीपी यानी कि कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड उसका टेस्ट करता है, वो यूरिया का टेस्ट करता है, विटामिन D3 का टेस्ट होता है, कैल्शियम का टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट कौन करते हैं? बायोकेमिस्ट करते हैं। मेडिसिन कैसे फंक्शन करती है? बेटा देखिए, एबनॉर्मल फंक्शन को पहले हमने समझ लिया कि एबनॉर्मल रिएक्शन क्या है, फिर उन एबनॉर्मल रिएक्शन को सही कैसे किया जाएगा जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। फिर उस एबनॉर्मल रिएक्शन को देखते हुए हमने डिफरेंट मेडिसिन की फॉर्मेशन की, और उन मेडिसिन में क्या होंगे? केमिकल्स होंगे। उन केमिकल्स को अप्लाई किया जाएगा लिविंग बॉडी के ऊपर। पहले एक्सपेरिमेंटली उनको एग्जामिन किया जाता है, और जो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाती है, कामयाब हो जाती है मेडिसिन, तो फिर उसको मार्केट के अंदर एप्लीकेबल कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखें, आप वैक्सीनेशन, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के ऊपर काम चल रहा है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, डिफरेंट केमिकल्स को क्या करते हैं लेकर के आ रहे हैं कि किसी तरीके से इस वायरस को इनएक्टिव किया जाए। आप लोग कहते हैं कि वायरस को किल कर दिया जाए। मैं उनसे पूछता हूं, आप मुझे ये बताएं कि किल वो होता है जिसके पास लाइफ हो। वायरस के पास क्या लाइफ है? नहीं है वायरस के पास लाइफ। वायरस तो है ही नॉन सेलुलर। वो कंसिडर किया जाता है बिटवीन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। होस्ट में होगा तो लिविंग है क्योंकि आपके एंजाइम्स को लेगा, रेप्लिकेशन करेगा, सिंथेसिस का प्रोटीन करेगा। आउटसाइड ऑफ होस्ट है तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? डेड। इसीलिए देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम में से किसी एक किंगडम में वायरस नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन थी वो सेलुलर बेसिस के ऊपर की गई थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे की गई थी। तो सेलुलर बेसिस के ऊपर वायरस के पास तो पहले नहीं है, वो तो है ही नॉन सेलुलर आपके पास। तो 5 किंगडम में से किसी एक किंगडम के अंदर वायरस प्लेस नहीं किया जाता। सर mRNA कॉपी करता है इंफॉर्मेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? देखिए, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन करता है। उसका काम क्या है? रेप्लिकेशन करना, पेरेंट से डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन कर लेना। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है, और एमआरएनए के साथ साथ ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डॉटर डीएनए में। बट वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर तो अलाइव होता है, अलाइव नहीं होता है, असल में उसकी मेटाबॉलिक फंक्शन चल रहे होते हैं। वो कैसे? आपकी बॉडी से एंजाइम्स लेता है और एंजाइम्स को लेकर एप्लीकेशन और सिंथेसिस का प्रोसीन कर रहा होता है। इसीलिए इसको बिटवीन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। आपके ऊपर है तो अलाइव है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है तो डेड है। लेकिन वो है नॉन सेलुलर। सेलुलर होता तो उसके अपने एंजाइम्स होते ना, उसको आपके एंजाइम्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आपकी बॉडी पे आता ही इसलिए कि आपके एंजाइम्स को ले, और आपके एंजाइम्स को लेके आपकी बॉडी के अंदर एप्लीकेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करे। अब आपके एंजाइम उसने ले लिए ना, तो अब आपके एंजाइम जब वो यूटिलाइज कर रहा है और वो एंजाइम आपकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन कर रहे थे, तो मेटाबॉलिक फंक्शन रुक गया, जिसकी वजह से डिसऑर्डर आपकी बॉडी में पैदा हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐड न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम पैरेंट टू डॉटर। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम है कि पैरेंट से डॉटर डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है? ऐड करता है। यस। तो कोरोना वायरस को इनएक्टिव किया जा सकता है? यस। क्यों नहीं किया जा सकता? मेडिकल साइंस के अंदर कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता। ये जरूरी के देर सवेर हो जाती है, हमारे पास टाइम लग जाता है डिफरेंट मेडिसिन या डिफरेंट इक्विपमेंट की फॉर्मेशन में, या फिर डिफरेंट वैक्सीनेशन की फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि जनाब इसको इनएक्टिव नहीं किया जा सकता। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर कोई वैक्सीनेशन आ जाए। जैसे आप पास में देखे ना, प्लाज्मोडियम डेथ कॉजिंग कर दिया करता था मलेरिया की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से। लेकिन आज हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम पोलियो को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने इसकी वैक्सीनेशन बना ली। ठीक है। अच्छा जी, इसकी वैक्सीन और एंटीबायोटिक नहीं बेटा, एंटीबायोटिक जो है मैंने कहा था पाउडर फॉर्म में होती है, और वो बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम में आती है। वायरस को इनएक्टिव करने के लिए वैक्सीन यूज की जाएगी, और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। कितना टाइम लगेगा? वी डोंट नो कितना टाइम लगे। मे बी पॉसिबल 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, मे बी पॉसिबल दिसंबर तक इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी शायद। अच्छा भी, कैसे भी नहीं, वायरस का वैक्सीन में टाइम लगता है। यस, टाइम लगता है। अच्छा सर, लागेज गैप फिल करता है? यस यस यस, लागेज गैप तो फिल करेगा।
ये मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलें। साफ करना है इसके पॉइंट्स को। ले लिया बेटा? यस, साफ कर दो, डन, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिएगा, और आज एक आखिरी टेस्ट आ जाएगा आपके पास ग्रुप के अंदर, फाइनल टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का। इज अ वेरी टिपिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अगर आपको याद हो, जैसे मैंने कॉलेज के अंदर आपको एमसीक्यूज का एक टेस्ट दिया था, याद है आपको? जो टेस्ट हुए थे चैप्टर 6, 7, 8 को हमने लिया था, उसमें से मैंने दिया इस टाइप के लॉजिकल एमसीक्यूज के टेस्ट दूंगा फाइनल टेस्ट, क्योंकि आपको ऐसा ऐसा यूज टू करवाया जा रहा है। पहले इजी दिए, फिर थोड़े टिपिकल, फिर तीसरा टेस्ट थोड़ा टिपिकल, अब जो होगा फुली टिपिकल होगा, तो मिस्टेक करने के रेशियो को आप कम कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद ये हमने सेकंड पॉइंट को बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 को। ये पॉइंट नंबर 3 बेसिकली आपके पास क्या होगा? देखिए, अगर मैं यहां पे कहूं कि इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कि बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अलावा इंफॉर्मेशन देगा, जैसे किसके बारे में? इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसके बारे में? अबाउट सेल डिफरेंशिएशन, अबाउट सेल डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इज फॉर्म, ये फर्टिलाइजेशन जब हो गई तो जाइगोट बन गई। द जाइगोट पासेस थ्रू certain changes to form different organs of the body. Different organs of the body, such as brain, liver, kidney, ठीक है, लंग्स, तो देखिए 3 मेथड होते हैं, आप अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है? नंबर 1 फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज 3 फेजेस हैं ग्रोथ के आपके पास। फॉर्मेटिव फेज है, सेकंड है एलॉन्गेशन फेज, थर्ड है मैचुरेशन फेज, और लास्ट के अंदर आएगा सेल डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। अब देखिए इन फेजेस में क्या होगा? देखिए फॉर्मेटिव फेज में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, इसमें न्यू सेल्स बनेंगे। अब जो न्यू सेल्स बन गए ना, वो न्यू सेल्स क्या करेंगे? एलोंगेट होंगे, रीच देयर मैक्सिमम साइज, वो अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंचेंगे। कैसे? एंडोस्मोसिस करेंगे, फिर आप फॉस्फोरस की एज में वो क्या करेंगे, कल हो जाएगा फॉस्फोरस वाला, ठीक है। अच्छा जी, रीच देयर मैक्सिमम साइज, न्यू सेल आ गया, न्यू सेल क्या करेगा? यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेगा, एंडोस्मोसिस करेगा, और उसके बाद अपने एक मैक्सिमम साइज के ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद वो सेल क्या होगा? मैच्योर होगा, और जब मैच्योर हुआ तो किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? ऑर्गन की। किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? ऑर्गन की, क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑर्गन्स की। तो इसीलिए देखिए मैंने थर्ड पॉइंट लिखा कि इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखिए पहले फॉर्मेटिव फेज होगा, फिर एलोंगेशन, मैचुरेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन का फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, किसके डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, बॉडी के। और आप जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed, the zygote passes through certain changes to form different organs of the body की फॉर्मेशन होगी, जैसे ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स वगैरह। तो मेरे ख्याल में थर्ड पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर होगा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट के ऊपर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, डन है। अच्छा, मैच्योरेशन में माइटोसिस होगा? नहीं बेटा, मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन के अंदर अपने साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। 2 में लिखा है, बताओ 2 में क्या लिखा है, एलोंगेशन फेज है। एलोंगेशन फेज के अंदर वो एलोंगेट होगा, मैं दे रहा हूँ मिस। अच्छा, ये हो गया पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया, साफ कर दो इसको। अच्छा, मैच्योरेशन में हर साइज बड़ा करता है जी, मैच्योर हो जाता है, वो इस काबिल हो जाता है कि अपने जैसे को प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। एलोंगेशन में भी, एलोंगेशन में साइज इंक्रीज होगा, मैच्योरेशन में मैच्योर होगा, नाउ एबल टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, क्या वो न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। इसको साफ कर दो, डन। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको साफ कर दें। यस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के बायोकेमिस्ट्री की वजह से क्या है, देखिए इट आल्सो प्रोवाइड, ये चल रहा अपना चल रहा है, ये भी तो मैं कैसे आ रहा हूँ जैसे। अच्छा यार, ये तो आ रहा है इधर से, चल रहा है, आवाज आ रही है बेटा मेरी? सही है सर, ठीक है। यस, अच्छा, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ग्रोथ। देखिए, अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो आपको सेल की ग्रोथ के बारे में कैसे पता चलता है कि हाउ सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रोथ। बायोकेमिस्ट्री थी, बायोकेमिस्ट्री ही की वजह से आपको पता चल सका ना कि सेल ग्रोथ कैसे करता है, सेल को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो एक्सप्लेन mechanism of memory। है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाकर के क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जब वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो इसके अंदर रोल किसका है, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है ना। अगर बायोकेमिस्ट्री स्टोर कहाँ होती है सर, ठीक है बताता हूँ। देखिए, अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती, क्योंकि देखिए आपके ब्रेन को कई पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। ऑप्टिकल लॉब से उसके अंदर, ठीक है ना, या फिर पैक्टर्नल लॉब से उसके अंदर डिफरेंट लॉब हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर जाकर के आप मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना भी चाहूँ तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म उसके लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलोंगेशन और मैच्योरेशन का डिफरेंस रिपीट करते हैं। देखिए, एलोंगेट होगा, साइज में बड़ा होगा,
ठीक है ना। तो हमने कहा ये एलोंगेशन हो गई। फिर उसके बाद वो मैच्योर हो गया, नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू सेल। अब वो खुद इस काबिल है कि वो न्यू सेल्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैच्योरेशन के अंदर, एलोंगेशन में तो साइज बढ़ता है, एंड ऑस्मोसिस करता है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड लेके जाता है, अपने ऑर्गेनेल्स के साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जबकि आपके पास देखिए मैच्योरेशन के अंदर नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू सेल। जैसे आप ह्यूमंस के अंदर देखते हैं मैच्योरिटी पीरियड होता है, और उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने जैसे को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी आपके पास है कि एलोंगेशन फेज में सिर्फ साइज को इंक्रीज करेगा, उसके बाद मैच्योरेशन फेज में मैच्योर हो गया, इस काबिल हो गया कि अपने जैसे को डिवीजन करके प्रोड्यूस कर सके, और उसके बाद डिफरेंशिएशन फेज के अंदर किसी ना किसी ऑर्गन की क्या कर लेता है, वो फॉर्मेशन कर लेता है। अच्छा, उसके बाद इट आल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द लास्ट पॉइंट, it also provide information about cell, tissues, organ, molecules। देखिए अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो ना आपको सेल का पता पड़ता, ना ही, क्योंकि सेल की भी केमिकल कंपोजिशन है, सेल के अंदर कितने परसेंट प्रोटोप्लाज्म है, कितने परसेंट वाटर है, उस वाटर के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, सेल के अंदर जो सैप है, फ्लूइड है, वैक्यूल के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन किससे हुई है। तो देखिए ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री जो है आपको इंफॉर्मेशन देगी अबाउट सेल, टिश्यूज, ऑर्गन एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह के डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है, या फिर मॉलिक्यूल्स के अलावा चले एक वर्ड में और यहां ऐड कर देता हूं, कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो आपको मॉलिक्यूल्स का पता नहीं चलता, कंपाउंड्स का पता नहीं चलता। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और दूसरे कौन सा होते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो कि लिविंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री ही की वजह से, बायोकेमिस्ट्री जी मेमोरी वाला पॉइंट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है, एलोंगेशन और मैच्योरेशन का डिफरेंस रिपीट करें, वो भी मैं रिपीट करता हूं, रुक जाए पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। तो देखिए अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो सेल की केमिकल कंपोजिशन का ना पता होता, टिश्यूज या ऑर्गन तो कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हाउ दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वर्क, कैसे ये अपने वर्क के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड कितने टाइप के, दो टाइप के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर। ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो सका हमें, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द बायोकेमिस्ट्री। कि अगर बायोकेमिस्ट्री ना होता तो आज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ना होती। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, वीडियो रुक गई है क्या? बेटा मैच्योरेशन के अंदर आप समझ नहीं रहे, देखें एलोंगेशन के अंदर तो फिर सुन लें, साइज को इंक्रीज करेगा। चले सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एलोंगेशन, सुनिएगा एलोंगेशन। अब ये एक सेल है ना, सपोज कर लें, ठीक है, चलिए ये प्लांट सेल है, क्या एनिमल सेल फॉर एग्जांपल। अब इसने क्या करा, इधर देखें, इसने एंडोस्मोसिस किया, ठीक है, एंडोस्मोसिस किया और अपने साइज को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। ये था एलोंगेशन। अब एलोंगेशन के बाद ये क्या करेगा, मैच्योरेशन करेगा। तो मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो सेल वॉल थी, देखिए ये सेल वॉल और ये इसी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के ऊपर क्या आएगी, सेकेंडरी वॉल आएगी। सेकेंडरी वॉल के अलावा डेड मटेरियल आकर के डेपोजिट होगा, ठीक है ना। सेल वॉल पे सेकेंडरी वॉल आई, डेड मटेरियल आकर के डेपोजिट हो गया। अभी सेल वॉल थिक नहीं बल्कि क्या हो गई, थिकेंड हो गई है सेल वॉल, क्या हो गई, थिकेंड हो गई। तो हम इसको कहेंगे नाउ दिस सेल इज मैच्योर। अब ये सेल मैच्योर है, नाउ इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन।